आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज का ये आपका क्लास नंबर 82 है। आज की क्लास में हम लोग लगभग 20 टू 25 इंपॉर्टेंट टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपका पीआरटी का बैच जो है एग्जाम नैनो की तरफ से लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको बहुत ही कम प्राइस में स्पेशल ऑफर के अंतर्गत अभी आपको 351 में इस बैच को आप एक्सेस कर सकते हैं। इस बैच को आप एक्सेस करने के लिए एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां से आप सारे चीज़ें देख सकते हैं, डेमो वीडियो वगैरह। और इस बैच का सबसे बड़ा खासियत कि लाइव क्लासेस और चैप्टर वाइज नोट्स के साथ साथ आपको 10th फुल लेंथ टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी मोड में होगा। तो आपको जो है ऑनलाइन प्रैक्टिस करना होगा एग्जाम से पहले, सो दैट आप एग्जाम हॉल में आपको कोई दिक्कत ना आए कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन को मूव कराएंगे, किस प्रकार से ऑनलाइन एग्जाम होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपका अभी क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आपका इतिहास से है। और क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है हड़प्पा का बंदरगाह है। हम लोग जब प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों जगह में से कौन सा एक जगह जो है जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में क्या था, बंदरगाह था, यानी कि डॉकयार्ड था। तो हड़प्पा का जो लोथल जगह था, लोथल नामक एक जगह था हड़प्पा में, वहाँ पर क्या था, आपका बंदरगाह था। अगर हम लोग लोथल की बात करें, आज के डेट में लोथल आपका कौन सा स्टेट में सिचुएटेड है, तो लोथल आपका आज के डेट में गुजरात में सिचुएटेड है। कौन सा स्टेट? गुजरात। गुजरात के आपका भोगवा नदी के तट पर, कौन सा नदी, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सा नदी के तट पर आपका लोथल सिचुएटेड है, तो भोगवा नदी के तट पर लोथल आपका सिचुएटेड है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि लोथल जो है हड़प्पा का एक बंदरगाह था जो आज के डेट में गुजरात राज्य के भोगवा नदी के तट पर सिचुएटेड है। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि लोथल वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तो लोथल वर्तमान में आपका गुजरात में सिचुएटेड है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था, जिसे हम लोग दसराग युद्ध के नाम से जानते हैं, वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था। 4 नदी का नाम दिया हुआ है कि प्रसिद्ध दसराग, जिसे हम लोग किस युद्ध के नाम से जानते हैं, दसराग युद्ध, दसराग वार। तो ये जो दसराग युद्ध हुआ था, ये आपका हुआ था परुष्णी नदी के तट पर। कौन सा नदी के तट पर? परुष्णी नदी के तट पर आपका दसराग युद्ध हुआ था। परुष्णी को ही आज के डेट में हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि परुष्णी जो है किस नदी का पुराना या प्राचीन नाम है, तो रावी नदी का ही प्राचीन नाम है आपका परुष्णी नदी। तो ये आपका क्लियर हो गया कि 10 राजाओं का युद्ध, जिसे हम लोग दसराग युद्ध के नाम से जानते हैं, ये आपका परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसका वर्तमान में नाम है रावी नदी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो हम लोग जानते हैं कि वेद जो है, वेदा जो है, वेद की संख्या कितना है, तो टोटल 4 वेद है हम लोगों का। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि चारों वेदों का नाम क्या है। उन्हीं में से एक है आपका ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में टोटल जो मंडलों की संख्या है, अगर हम ऋग्वेद में मंडलों की संख्या की बात करें, तो टोटल 10 मंडल है। कितना मंडल है? 10 मंडल में विभाजित है आपका ऋग्वेद। तो 10 मंडलों में से किस मंडल में या किस मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है, तो जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है, जिसमें लगभग 144, कितना, 144 मंत्र जो है आपका सोम देवता को समर्पित है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, ये पूरा का पूरा सोमदेव को समर्पित है, जिसमें लगभग 144 मंत्र सोमदेव के बारे में बताया गया है। और अगर बात करें हम लोग ऋग्वेद का जो लास्ट मंडल है, 10वां मंडल, उसी में जो है 10th वाला बात करें, अगर हम लोग 10th मंडल की बात करें, तो 10th मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख हम लोगों को पहली बार देखने को मिलता है। तो चारों वर्णों के रूप में डिवाइड किया गया इंडियन सोसाइटी को। तो चारों वर्णों का जो आपका, जो कि गलत है, चारों वर्णों का जो पहली बार वर्णन हम लोगों को देखने को मिलता है, वो आपका किस में देखने को मिलता है, वो आपको ऋग्वेद का 10वां मंडल में चारों वर्णों का विभाजन या चारों वर्गों का विभाजन हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। वेदों की संख्या 4, उन्हीं में से एक है ऋग्वेद, जिसमें टोटल 10 मंडल है। वेदों की जो रचना किया गया था, साइंटिफिक रचना किया गया था,
बट वेदों का जो मीनिंग निकाला गया आज के डेट में वो गलत मीनिंग निकाला गया, जिसके कारण वेद की जो रचना जिस कारण किया गया था वो कारण अभी तक सफल नहीं हो पाया है। और 10 मंडल टोटल है ऋग्वेद में, उनमें से जो 9वां मंडल है ये सोमदेव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुआ। तो बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। और बोध गया जो कि बिहार में सिचुएटेड है, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुआ? गौतम बुद्ध को जो है बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। लॉर्ड वल्जली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? हम लोग क्या जानते हैं कि अंग्रेज जो है यहाँ के राजाओं को लड़ाने के लिए और यहाँ के राजाओं को अपने अधीन करने के लिए समय समय पर बहुत प्रकार के संधि नियम रूल लागू किए। उन्हीं में से एक था सहायक संधि। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार के बारे में यहाँ पूछा जा रहा कि किसने पहली बार जो लॉर्ड वल्जली की जो सहायक संधि थी उसको स्वीकार किया। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है पहला मराठा सरदार था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट से कि चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो चटगांव जो है आज के डेट में बांग्लादेश में सिचुएटेड है और चटगांव में एक शस्त्रागार था अंग्रेजों का और इसको विद्रोहियों के द्वारा इस शस्त्रागार को बर्बाद करने की प्रयास किया गया था। तो उनमें कौन लीडर थे? तो मास्टर दा सूर्य सेन जो है उसका लीडर थे। मास्टर दा सूर्य सेन जो है चटगांव शस्त्रागार पर धावे बोले थे और सफल भी हुए थे। और इनके साथ जो है प्रीतिलता वैद्यदार भी साथ थी जो कि एक महिला थी। प्रीतिलता वैद्यदार और सूर्य सेन इस चटगांव शस्त्रागार का इंपॉर्टेंट लीडर्स में शामिल थे, जिनमें मेन लीडर कौन थे? सूर्य सेन जो है मेन लीडर थे। नेक्स्ट है आपका कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। नेक्स्ट है आपका अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आपसे राइटर्स का भी नाम पूछा जाएगा, बुक एंड राइटर्स, लेखक एवं किताब। तो कुछ कुछ राइटर्स के नाम जो इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, जो आपका भारत की आज़ादी से जुड़ा हुआ, वो आपको याद करना है। उन्हीं में से एक है अनहैप्पी इंडिया। और अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है आपका? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक आपका लाला लाजपत राय जो है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के आपका लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यह आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष, सभी राज्य का विधानसभा होता है और विधानसभा का अध्यक्ष जिसे हम लोग स्पीकर के नाम से जानते हैं, वो अपना पोस्ट से रिजाइन देना चाहते हैं यानी कि त्यागना चाहे, तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर यानी कि अपना त्याग पत्र किसको देंगे? मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर को देंगे, कि राज्यपाल को देंगे, कि उपाध्यक्ष को देंगे, या भारत के राष्ट्रपति को देंगे? तो किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष जो है जब भी अपना रेजिग्नेशन लेटर दे तो वो उस विधानसभा का जो उपाध्यक्ष होंगे उसको जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रोवाइड करेंगे। और ये किस आर्टिकल में कहा गया? ये आपका आर्टिकल 179 में इसके बारे में चर्चा किया गया। आर्टिकल 179 ये बात करती है, ये बताती है कि विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अगर अपना पद छोड़ना चाहे, त्यागना चाहे, तो वो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को सौंपेंगे। ये आपका क्लियर हो गया, आर्टिकल 179 आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया? तो वित्त आयोग का गठन जो है आर्टिकल 280, ये हमेशा याद रखिएगा। वित्त आयोग से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया? तो आर्टिकल 280 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अपना जो पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल आपका सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम एक धातु है जिसे हम लोग Al से डिनोट करते हैं। एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग लिखेंगे। और एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण जो ओर है, अयस्क है, वो क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। नेक्स्ट है कि पश्चिम सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? यानी पश्चिम सिंहभूम में चिड़िया नामक जो जगह है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो चिड़िया जो है आपका लौह अयस्क
यानी आयरन ओर के माइनिंग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है आपका कि शर्करा यानी कि शुगर, शर्कराओं में सबसे मीठा क्या है, सबसे मीठी क्या है, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज। तो शर्कराओं में सबसे जो मीठा है वो है आपका फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोज जो है आपका शर्करा में सबसे मीठा है, क्या, फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है या तृतीय है। तो उत्पादक, सबसे पहले आपको याद रखना है कि उत्पादक किसे कहते हैं। पेड़ पौधे को उत्पादक कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी का जनरेशन करते हैं, भोजन का उत्पादन करते हैं। तो पेड़ पौधा आपका उत्पादक हो गया। उत्पादक के बाद आपका आता है उपभोक्ताओं की श्रेणी, यानी जो उत्पादक पर निर्भर है। तो उत्पादक में निर्भर होने वाला सबसे पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे कि आपका क्या हो गया, जैसे बकरी हो गया, भेड़ हो गया, ये सारा आपका प्राथमिक उपभोक्ता के श्रेणी में आएगा। फिर आएगा आपका द्वितीय उपभोक्ता जो कि आपका प्राथमिक उपभोक्ता और उत्पादक पर निर्भर हो। फिर आपका आ जाएगा तृतीयक उपभोक्ता जो कि इन तीनों पर निर्भर हो। तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि जब हम लोग बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम लोग क्या है, प्राथमिक है, द्वितीय है या तृतीय है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस केस में हम लोग कौन सा उपभोक्ता कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है। तो जो थायराइड ग्रंथि की खराबी है ये आपका आयोडीन की कमी के कारण होती है। और आपका जो थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलती है जिसे हम लोग थायरोक्सिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, थायरोक्सिन, यहाँ हम लिख दे रहे हैं थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन जो है आपका एक प्रकार का एमिनो एसिड है। क्या है ये, आपका एमिनो एसिड है। और थायराइड ग्रंथि में जो भी खराबी आता है इसी आयोडीन की कमी के कारण आता है। और ये आपका जो थायरोक्सिन है ये आपका थायराइड ग्लैंड यानी जो आपको थायराइड ग्रंथि दिख रहा है यहीं से आपका रिलीज होता है। और जिस हार्मोन इस चीज को रिलीज करने के लिए उत्तेजना प्रोवाइड करता है उसे हम लोग TSH के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, TSH, जिसे इंग्लिश में कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपका उद्दीपना प्रोवाइड करता है सो दैट आपका थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करे। कौन सा हार्मोन, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्कियोप्टेरिक्स क्या है। तो आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में आपका क्लास 10th के साइंस में आपका जो आनुवंशिकता वाला चैप्टर है वहां पर इसका फोटो आपको देखने को मिल जाएगा। आर्कियोप्टेरिक्स जो है आपका जुरासिक युग का सबसे पुराना पक्षी है। तो आप याद रखिएगा कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है आपका जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। नेक्स्ट है कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस क्या है। हम लोग जानते हैं कि जब बड़े बड़े ऑपरेशन वगैरह होता है तो मरीज को क्या दिया जाता है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है। तो इसमें एक गैस का इस्तेमाल होता है, एक हास्य गैस का भी इस्तेमाल होता है। उस गैस का नाम क्या है, तो उसे हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अगर किसी को नाइट्रस ऑक्साइड दे दिया जाएगा तो वो दिन भर हंसते ही रहेगा जब तक कि उसका प्रभाव ना कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, पुष्प, तना, पत्ती, जड़। ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है और हम देखते हैं कि कौन कौन इसका आंसर सही कर पाते हैं। कि जीवन चक्र, आप यहाँ ध्यान देंगे, जीवन चक्र लाइफ साइकिल की दृष्टि से पौधे का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है, पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है जीवन चक्र की दृष्टि से। तो आपका सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि सेशन आपको अच्छा लगा कि नहीं। सेशन के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो जो क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आंसर देने से आपको इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको याद रख पाते हैं। फिर एक बार हम लोग कोर्स के बारे में बता दें तो आपको जो कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा वो लाइव क्लासेस दिया जाएगा, आपको चैप्टर वाइज क्लास नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, सेक्शन वाइज PDF नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे हम यहाँ करा रहे हैं इस टाइप का आपका डिस्कशन होगा, NCERT का क्वेश्चन रहेगा और 10th फुल लेंथ टेस्ट दिया जाएगा। इस कोर्स का अभी प्राइस आपका 351 स्पेशल ऑफर के अकॉर्डिंग मिलेगा। इसका एक्सेस बाद में जैसे ही एग्जाम डेट अनाउंस होगा तो ये जो ओरिजिनल कोर्स भी है उस पर आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।